हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो बुक नंबर 2 है जिसका नाम है भारत भारत में सामाजिक परिवर्तन। तो उस बुक का हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। उसका नाम है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। ठीक है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि औद्योगिकरण ने भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में गहरे परिवर्तन किए। मशीनों के उपयोग, बड़े कारखानों, नई तकनीक और शहरीकरण ने लोगों के काम करने के तरीके, जीवन शैली और सामाजिक संबंधों को बदला। समाजशास्त्र यह अध्ययन करता है कि उद्योग और समाज एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यही यही सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। तो पहला आता है औद्योगिक समाज। तो औद्योगिक समाज वह समाज है जहाँ उत्पादन का मुख्य आधार मशीनें, कारखाने और आधुनिक तकनीक होती है। ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो बड़े पैमाने पर उत्पादन, मशीनों का उपयोग, मजदूरी आधारित रोजगार, शहरीकरण और श्रम विभाजन। ठीक है। फिर आता है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन शुरू होता है। भारत में औद्योगिकरण ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक उद्योगों की शुरुआत, स्वतंत्रता के बाद भारी उद्योगों का विकास। ठीक है। तो जो भारत में औद्योगिकरण है ये ब्रिटिश शासन के दौरान जो है शुरू हुआ था और स्वतंत्रता के बाद भी उनका विकास हुआ था। ठीक है। तो 1991 के बाद उदारीकरण से निजी उद्योगों का विस्तार हुआ। ठीक है। फिर आता है औद्योगिक समाज की विशेषताएं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो कारखाना आधारित उत्पाद, समय का महत्व, विशेषीकृत कार्य और वेतन आधारित रोजगार, तकनीकी दक्षता और प्रतिस्पर्धा। ठीक है। तो ये सब औद्योगिक समाज की विशेषताएं हैं। फिर आता है श्रम विभाजन। तो जब उत्पादन कार्य को कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष कार्य करता है, तो इसे श्रम विभाजन कहते हैं। इसका लाभ क्या है? उत्पादन बढ़ता है, समय की बचत होती है, कार्य कुशलता भी बढ़ती है। ठीक है। इसकी हानियाँ क्या हैं? तो एक रूप और उबाऊ कार्य होता है, श्रम का पूरे उत्पादन पर नियंत्रण कम हो जाता है। जो श्रमिक होता है उसके जो पूरा उत्पादन होता है उस पर नियंत्रण नहीं रह जाता। ठीक है। फिर आता है औद्योगिक श्रमिक। तो औद्योगिक श्रमिक वे लोग हैं जो खानों, बंदरगाहों और निर्माण उद्योगों या सेवा उद्योग में काम करते हैं, तो उसे हम औद्योगिक श्रमिक कहते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो औद्योगिक श्रमिक वे होते हैं जो बड़े बड़े कारखानों में, फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े पोर्ट्स में जो काम करते हैं उन्हें हम औद्योगिक श्रमिक कहते हैं। ठीक है। फिर आते हैं समस्याएं। तो इनकी समस्याएं क्या होती हैं? तो कम वेतन, अस्थायी रोजगार, लंबा कार्य। ठीक है। और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी होता है और नौकरी की असुरक्षा भी होती है। कब ये किस कारण से निकाल दिए जाएं, कंपनी में क्या हो जाए, कुछ पक्का नहीं होता। ठीक है। फिर आता है औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र। तो औपचारिक क्षेत्र क्या है? तो नियमित नौकरी, निश्चित वेतन, भविष्य निधि, पीएफ जो पेंशन फंड जिस पीएफ कटता है। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा। तो ये औपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं हैं। ठीक है। फिर आता है अनौपचारिक क्षेत्र। अस्थायी रोजगार, कम वेतन, सामाजिक सुरक्षा का अभाव और नौकरी की अनिश्चितता। ठीक है। भारत में अधिकांश श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं श्रमिक संघ। तो श्रमिकों के विचारों अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए बनाए गए संगठन जो है श्रमिक संघ कहलाते हैं। इनके उद्देश्य क्या है? तो उचित वेतन, उचित वेतन, तो जो तनख्वाह है वो उचित मिले, बहुत ज़्यादा कमी ना हो उसमें, और सुरक्षित कार्यस्थल, उचित कार्य समय, श्रमिक अधिकारों की रक्षा। तो वही है श्रमिक संघ। ठीक है। तो श्रमिकों के खिलाफ अन्याय को रोकने के लिए जो संघ बनाया गया है उसे हम श्रमिक संघ कहते हैं। ठीक है। फिर आता है हड़ताल। तो जब श्रमिक अपनी मांगों को मनवाने के लिए सामूहिक रूप से काम बंद कर देते हैं तो इसे हड़ताल कहते हैं। कारण क्या है इसका? वेतन की वृद्धि, कार्य की खराब परिस्थितियाँ, नौकरी की सुरक्षा, श्रमिक अधिकार। ठीक है। फिर आता है औद्योगिक विवाद। तो जब श्रमिकों और मालिकों के बीच वेतन, कार्य समय, अन्य अधिकारों को लेकर मतभेद होता है तो उसे औद्योगिक विवाद कहते हैं। समाधान क्या है इसका? तो बातचीत, मध्यस्थता, श्रम न्यायालय, सामूहिक समझौता। ठीक है। फिर महिलाओं की भूमिका। तो महिलाएं आज अनेक उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? तो वस्त्र उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है। बैंकिंग सेवा क्षेत्र। और महिलाओं की चुनौतियां क्या हैं? ठीक है। तो वेतन असमानता, दोहरी जिम्मेदारी, घर और नौकरी दोनों संभालना पड़ता है, कार्यस्थल पर भेदभाव भी होता है उनके साथ। ठीक है। फिर आता है बाल श्रम। तो बाल श्रम का अर्थ है कम आयु के बच्चों से ऐसा काम कराना जो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को प्रभावित करे। कारण क्या है?
तो गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, परिवार की आर्थिक कठिनाई। ठीक है, इनका समाधान क्या है? शिक्षा का प्रसार, कानूनों का पालन, सामाजिक जागरूकता। ठीक है, फिर आता है वैश्वीकरण का प्रभाव। तो 1991 के बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण से उद्योगों में बड़े बड़े परिवर्तन हुए और इनका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, चलिए जानते हैं। तो नई तकनीकी, विदेशी निवेश, रोजगार के नए अवसर, उत्पादन में वृद्धि। नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ? अस्थायी रोजगार, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, छोटे उद्योगों पर दबाव, नौकरी की असुरक्षा। ठीक है, फिर आता है सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र। भारत में आईटी और सेवा क्षेत्र का तेज़ी से विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भारत में जो आईटी सेक्टर हैं और जो मतलब सेवा क्षेत्र है, इनका काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। ठीक है, फिर आता है प्रमुख लाभ। तो नए रोजगार, वैश्विक मतलब अवसर, डिजिटल अर्थव्यवस्था, उच्च कौशल आधारित कार्य, तो ये सब जो है उत्पन्न हुए। फिर आता है औद्योगिक समाज की चुनौतियाँ। तो बेरोजगारी, प्रदूषण, श्रमिक शोषण, असमानता, तनावपूर्ण जीवन, पर्यावरणीय समस्याएं। और फिर आता है इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसे कि औद्योगिक समाज में उत्पादन का मुख्य आधार मशीनें और कारखाने हैं। श्रम विभाजन से उत्पादन बढ़ता है लेकिन कार्य एक रूप हो सकता है। ठीक है, भारत के अधिकांश श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। श्रमिक संघ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। वैश्वीकरण ने लोगों को नए अवसर के साथ नई चुनौतियां भी पैदा की। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।